अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम। अगले एपिसोड आपको नहीं सलाम बोल रहा भाई, उनको सलाम बोलो। अच्छा, आपको भी अस्सलाम। तो बहरहाल आज का जो टॉपिक है ना वो है डॉलर के रेट जो चेंज हो रहे हैं उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये टॉपिक है आज हमारा। अच्छा, एहसान भाई को हमने बुलाया है यहाँ पर। हमारे साथ एहसान भाई हैं, ये ग्रीन एनर्जी पे काम करते हैं सोलर पैनल्स के अंदर। और इसमें अगेन ये है कि इनके बिज़नेस पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ रहा है क्योंकि क्लाइंट्स जो हैं वो मना कर देते हैं जब ये कोड देते हैं और फिर रेट चेंज हो जाते हैं। तो वो जो पैसे बचाए होते हैं ना, जो उन्होंने प्रॉफिट निकाल के, तो वो उसमें फ़र्क पड़ जाता है। तो एहसान भाई से पूछते हैं, उनका दुख बांटते हैं थोड़ा। हाँ एहसान भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है सर? सही लग नहीं रहे मतलब। सही है सही। बोलें भाई, ये क्या मसला है? क्लाइंट शिकायत करने पड़ी? नहीं सर, बस जब डॉलर इंक्रीज़ होता है डेफिनेटली रेट पे तो फ़र्क पड़ता है। वो डिपेंड करता है असल में। देखें, एक मार्केट की मोनोपोली होती है या मार्केट की स्ट्रेटजी होती है, वो ये है कि जैसे ही डॉलर बढ़ता है तो जो इंपोर्टर होता है, जिसने माल इंपोर्ट किया होता है, जिसको आप स्टॉकिस्ट कह लें, तो वो क्या करता है? स्टॉक तो सभी करते हैं ना यार। नहीं, वो डिपेंड, देखें, क्योंकि अगर जैसे जो बंदा बुलाता है मतलब माल वगैरह लेता है, नहीं देखें मार्केट में देखें जैसे मिसाल के तौर पे एक साथ देता होगा ना। आप सोलर लगाने जाते हैं, आप मुझे कहते हैं मेरे पास सोलर आके लगा दें, तो सोलर के अंदर खाली सोलर नहीं है, डेफिनेटली सोलर है, उसकी केबलिंग है, उसका स्ट्रक्चर है, उसके डीबी पैनल है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो सोलर है, बेसिकली वो कहलाता पूरा सोलर सिस्टम है, सारे कंपोनेंट मिलके। लेकिन उसमें बैटरीज़ हैं, तो डेफिनेटली कुछ ऐसे इंपोर्टर हैं जो बैटरीज़ को इंपोर्ट कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सबको कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो खाली सोलर पैनल इंपोर्ट कर रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि मतलब आप किससे आप कनेक्ट में हैं। अच्छा, मार्केट की जो वो है ना, उसमें 3 तरह के लोग होते हैं। एक होता है मार्केट में इंपोर्टर। इंपोर्टर क्या करता है? इंपोर्ट करता है और फिर वो क्या करता है कि वो इंपोर्टर डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकता है, नंबर 1। जब वो डिस्ट्रीब्यूटर अगर होता है तो वो क्या करता है? वो आगे अपने पार्टनर बनाता है, पार्टनर या रीसेलर, जो भी उसका सामान होता है वो रीसेलर बनाता है। रीसेलर क्या करता है? उससे लेके आगे बेचता है। एक तो इस तरह के। एक मार्केट में ऐसे भी लोग होते हैं जो इंस्टॉलर होते हैं। वो क्या करते हैं? इंस्टॉल करते हैं वो। तो वो क्या करते हैं? मिसाल के तौर पे आप मुझे जानते हैं और मैं अच्छा काम करता हूँ, आपके महल्ले में भी मैंने बहुत सारे सिस्टम लगाए जानने वाले में, तो आपने मुझे बोला आप सोलर लगा दें, तो डेफिनेटली मैं हूँ इंस्टॉलर। तो मैं क्या करूँगा? मैं स्टॉकिस्ट नहीं हूँ, तो मैं किसी न किसी इंपोर्टर से रब्ता करूँगा या जिसको मैं जानता हूँ उनसे बोलूँगा भाई मुझे मिसाल के तौर पे 20 किलोवाट का सिस्टम चाहिए। तो जब मैं 20 किलोवाट का सिस्टम उसके बाद लेने जाता हूँ, कहता है भाई डॉलर तो बढ़ गए। तो भाई इसके टाइम तुमने जो है वो तो संभाल के रखा है, कोई ये थोड़ी मैं अभी बोलूँगा तो बस नहीं, वहाँ से मंगाओगे। यही देखें, ये बहुत बड़ा फुकदान है। मैं आपको ये कहता हूँ कि हर कोई अपने लेवल पर करप्शन कर रहा है। मुझे नहीं पता ये करप्शन है नहीं है, लेकिन मैं अपने तौर पे कह रहा हूँ जो मैं ये बात समझता हूँ। तो मतलब वो क्या करे? मतलब बोला अच्छा भाई अभी मेरे पास इतना पड़ा हुआ है। अच्छा, दूसरा ये भी करते ना यार, माल खत्म हो गया। हाँ, ये भी होती है। अब मिसाल के तौर पर मैं किसी को फ़ोन किया, उसने बोला यार मेरे पास था या वो ख़त्म हो गया, अभी शिपमेंट पे पोर्ट के ऊपर है, जैसे कल क्लियर होता है 2-3 दिन में। तो आप उसको बोल दो ना यार करंट डॉलर रेट पे दे रहा हूँ मैं, तो ले लो, तो बस फिर आ जाएगा। नहीं, करंट डॉलर रेट पे नहीं, असल में देखें जो इंपोर्टर होता है उसको पता होता है कि उसको क्या रेट पीछे से मिल जाएगा। देखो ना यार, इंपोर्टर जो भी होता है वो एक पीस थोड़ी लेता है, मतलब बल्क लेता है तो उसको डिस्काउंट में मिलता है तो ही उसको फ़ायदा है। तो देखें ये बहुत बड़ा होता है। इसमें ये होता है कि क्लाइंट जो है ना पीछे हट जाता है बाज़ दफ़ा। अच्छा, कॉर्पोरेट के ऊपर भी असर पड़ता है क्योंकि कॉर्पोरेट का भी एक बजट पास होता है ना साल का, कि उन्होंने ये सामान लेना है। तो मल्टीनेशनल कंपनी होती है उनका अलग होता है, सीड बेस्ड जो कंपनी होती है उनका अलग होता है। तो वो डिपेंड करता है कि कॉर्पोरेट फिर कंपटीशन भी होता है, 3-3 4-4 कोटेशनें भी लेते हैं। अच्छा, जो होम यूज़र होता है ना, वो तो जिसके ऊपर उसको ट्रस्ट होता है उससे करवा लेता है। अगर बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है किसी के प्राइस ज़्यादा है लेकिन वो समझते नहीं यार ये बहुत ट्रस्टफुल बंदा है मेरे लिए और लगाने के बाद भी मुझे सपोर्ट करेगा, तो वो लगवा लेता है। लेकिन कॉर्पोरेट के ऊपर ऐसा नहीं होता। कॉर्पोरेट तो 3 कोड लेती है, जो सबसे लोवेस्ट होता है उसको देता है, फिर बहुत बड़े उसमें भी वही होता है, वही लोग हिट कर जाते हैं जो इंपोर्टर होते हैं, वो कॉर्पोरेट को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो मतलब हमारे यहाँ कोई प्लानिंग नहीं है कि मतलब हम किस तरह काम करें, कैसे करें, किस तरह चीज़ों को आगे लेके चलें। और डॉलर जब कम होता है तो जब कोई भी जैसे कि हम लोग जैसे सॉफ्टवेयर वाले हैं वो तो ये करते हैं कि भाई जब क्लाइंट की कोई रिक्वायरमेंट आती है, जब भी हम चीज़ें ख़रीदते हैं
तो करंट डॉलर पे है, तो वो फिर कस्टमर वो भी नहीं समझते, लोकल वाले या समझना नहीं चाहते जो भी नहीं, है। वो समझना नहीं चाहते। हाँ ये है। देखें अभी पूरी तो दुनिया में हाल उसको हो हम गया। लेकिन बोल देते हैं कि भाई अभी ले रहे हैं तो अभी तो ये डॉलर का रेट है, और बाकी दूसरी चीज़ हम ये करते हैं कि भाई डॉलर का जो करंट रेट है ना, हम कोटेशन ही डॉलर में देते हैं। तो लेकिन हमारे केस में ये है कि यार सबको पता है कि ग्लोबली एक ही चीज़ होती है, रेट कहीं से भी आप ले लो, कुछ भी कर लो आप, रेट तो वही रहेगा। तो हमारे केस में तो चलो ये फ़ायदा है, और हम इजीली समझा भी सकते हैं लोगों को। लेकिन आपके केस में लोगों को समझ इसलिए नहीं आता, वो फिज़िकल चीज़ है ना, वो फिज़िकल चीज़ है ना, वो कहते हैं यार फिर मसला सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जब डॉलर डिक्रीज़ होता है ना तो रेट नीचे नहीं आते हैं, और किसी भी चीज़ के नहीं आते, सिर्फ हमारे सोलर इंडस्ट्री में नहीं, आप कोई भी देख लें। मतलब पेट्रोल देख लो, पेट्रोल में भी यही होता है ना कि भाई 12 बजे रेट चेंज होने वाला है तो 10 बजे उनकी मशीन ख़राब हो जाती है, मशीन ख़राब हो जाती है, पेट्रोल खत्म हो जाता है। पेट्रोल ख़त्म हो जाता है भाई, पूरे अरसे ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन अचानक से बस मशीन ख़राब और पेट्रोल भी ख़त्म। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है। बहरहाल लेकिन एक चीज़ें और चल चीज़ रही भी हैं। है। हाँ जी मैं कह रहा हूँ बहरहाल चीज़ें चल रही हैं, और चलानी तो है, खींचनी तो है, हाँ। कुछ भी करेगा। एक और चीज़ भी अच्छी चीज़ है, मतलब एक अच्छा फ़ायदा ये भी है डॉलर के रेट बढ़ने से कि लोग जो है वो इम्पोर्ट नहीं करेंगे। यार देखिए मसला ये कि आप वो चीज़ इंपोर्ट ना करें ना जो चीज़ आपके पास बनती है, लेकिन डेफिनेटली कुछ चीज़ ऐसी है जो आपके पास बनती नहीं है। सोलर सिस्टम तो लोग फिर बनाना शुरू करते हैं, शायद यहाँ पैसे डालना शुरू करते हैं। बनाने का मसला ये कि हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वेरी करते हैं। जैसे पिछली गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें लोकल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई, टैक्सेस लगे, जैसे अगर आईटी टेलीकॉम नेटवर्क की बात करें तो डेटा के रैक थे, वो यहाँ बनने, उस पर ड्यूटी बढ़ गई, लोगों ने मकाने छोड़ दें, यहाँ वो बनने शुरू हो गए। लेकिन अब इस गवर्नमेंट के अंदर अगर उसके ऊपर ड्यूटी कम हो जाती है, कोई इस तरह के इश्यूज आते हैं, तो डेफिनेटली जिस बेचारे ने यहाँ पर फैक्ट्री लगाई होगी, मशीन्स डाली होंगी, सीएनसी मशीन लगाई होंगी, तो वहाँ से आना शुरू हो जाएगा और उससे कम रेट में मिलना शुरू हो जाएगा, तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, वो दुकान बंद करके चला जाएगा, लॉस में करेगा काम। हाँ। देखिए बहुत बड़ा फैक्टर है ये। अगर तो आप ये करेंगे गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए बिजनेसमैन के लिए गवर्नमेंट। अच्छा एक और भी बड़ा है, अगर आपके इलाके के अंदर एक कोई चीज़ बनी हुई है तो उसमें भी जो पार्टीज होती हैं कोई सी भी हो, तो उनको इलेक्शन में उससे हिस्सा चाहिए होता है, एमएलए पहुंच जाते हैं, अपने बंदों को रखवाना है, तो लोग बहुत बड़ा बहुत बिल्डर्स में भी होता है ना, बिल्डर्स पे गवर्नमेंट की किसी न किसी सपोर्ट में होते हैं, तो अगर वो लीडर चला गया तो उनकी बिल्डिंग गई, वरना वो जो भी इलीगल काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं करते रहेंगे। तो यानी कि हर काम में एक पॉलिटिक्स घुसी हुई है। तो देखें टेक्नोलॉजी ड्रिवन बाय पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियन बन जाते हैं फिर ये करना। लेकिन फिर ये काम नहीं करेंगे फिर अब दूसरे काम शुरू हो गए। तो भाई मगर फिर भी यहाँ पर लोकल काम तो लोग करते हैं ना, मतलब तो उसके लिए क्या असल में देखें लोकल जैसे काम आप बिजनेसमैन हैं, ठीक है, तो आपने कुछ तो सोचा होगा। नहीं देखें असल में मसला, मैं आपको एक मिसाल दूँ, मैं चाहता हूँ मैं सोलर पैनल यहाँ बढ़ाऊँ। पहली बात तो मेरे पास उस लेवल की कम्पैक्ट मशीन्स नहीं होंगी, नंबर 1। नंबर 2 जो उसका रॉ मटेरियल होगा वो मुझे बाहर से मंगवाना पड़ेगा, नंबर 2। नंबर 3 कि मुझे मेन पावर क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, मुझे कोई जगह लेनी पड़ेगी एकड़ की, उसको बनाना पड़ेगा, उसको फैक्ट्रीज़ की शक्ल देनी पड़ेगी। जब फैक्ट्री की शक्ल दे दूंगा तो उसमें मुझे मेन पावर रखनी पड़ेगी। तो वही फिर मसला है कि पॉलिटिक्स का मसला है कि वो कितने अरसे चले। अब देखें ना, जो लोग कराची या पाकिस्तान के अंदर मेगावाट मंगवाते हैं, मेगावाट के स्टॉकिस्ट हैं, उन्होंने अपने ऑफिस के अंदर, अगर हर ऑफिस की मैं कराची, इस्लामाबाद, लाहौर की बात करूँ तो टोटल उनके पास, अगर मैं गलत ना कहूँ तो 30 एम्प्लॉय होंगे, 40 एम्प्लॉय होंगे। मतलब वो 100 मेगावाट किसी ने साइन किया हुआ है, किसी ने 50 मेगावाट, लेकिन उनका वो एम्प्लॉय 40-50 से ज़्यादा नहीं है। जबकि अगर आप फैक्ट्री लगाएंगे तो आप नहीं तो उनका उतने में काम हो रहा है ना। अगर कराची का ऑफिस में देखो तो उसके 5-6 बंदे हैं बस। मैं कह, एक अकाउंटेंट है, एक बंदा जो CEO या डायरेक्टर के लेवल पे बंदा बैठा हुआ है, एक 2-3 टेक्निकल बंदे रख लिए, मतलब ये 5-6 लोग हैं उसका पूरे कराची का ऑफिस को चला रहे हैं जो टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं। तो मतलब क्या करें, हम मना कर दें, काम नहीं करें, नहीं ना समझे, मतलब हम क्या करें, ना समझें। देखिए ना समझें, ना समझने की बात नहीं है। बात ये है कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर चीज़ों को देखा जाएगा कि गवर्नमेंट उसको किस तरह मतलब उसको इम्प्लीमेंट करवाए। अगर गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करवाए, पॉलिटिशियन इस चीज़ के ऊपर हाथ उठाएं, बिजनेस को फ़रोग दें, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे। सही।
तो मतलब इसके लिए आपने कुछ सोचा है कि लोकल टैलेंट को हम आगे बढ़ाएं, उससे कुछ यार फ़ायदा देखें, हो? हाँ लोकल उससे टैलेंट, कुछ हो सकता है? देखिए बहुत कुछ हो सकता है। लोकल टैलेंट को तो आगे बढ़ाना चाहिए। देखें आज जितना मेरा एक्सपीरियंस है टेक्नोलॉजी की फील्ड के अंदर, कि जितने इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, चाहे वो किसी भी जगह में नाम नहीं लूँगा, वो क्या करते हैं, स्लाइड्स पढ़ाते हैं, थ्योरी घुमाते हैं, 3 महीने का कोर्स ख़त्म हुआ, स्टूडेंट की फ़ीस जेब में आए, उसके बाद अल्लाह हाफ़िज़। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर जब आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, आप इंडस्ट्रीज़ के अंदर हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि इंडस्ट्रीज़ की चीज़ें उनको पढ़ानी चाहिए। जो बेसिक चीज़ है, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो ठीक है, वो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो पढ़ाएँ। लेकिन इंडस्ट्री के अंदर जो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट है, वो पढ़ानी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो मार्केट लीडिंग ब्रांड चल रही है इस टाइम तो मार्केट के अंदर, चाहे वो इन्वर्टर्स की हो, बैटरीज की हो, सोलर पैनल की हो, वो स्टूडेंट को पढ़ाई जाए। भाई मार्केट लीडिंग ब्रांड ये है, मार्केट के अंदर कितनी कंपनीज काम कर रही हैं, कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, जॉब के आपको मौके कहाँ पर हैं। हमारे अंदर सबसे बड़ा फुकदान है कि जब बच्चा इंटरमीडिएट करके प्री इंजीनियरिंग करके निकलता है, उसको नहीं पता होता मैं क्या करूँगा। वो कहता भाई क्यों पढ़ा आपने, बोले यार अब्बू ने बोला फिर इंजीनियरिंग कर लो। दोस्त कर रहा था। हाँ क्या हुआ, यहाँ मेरा कज़न कर रहा था। मैं भी ऐसे किया था वैसे यूनिवर्सिटी में। प्री मेडिकल क्यों कर रहे हो, कज़न कर रहा था। प्री मेडिकल क्यों कर रहे हो, यूँ। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ यूनिवर्सिटीज़ को और लोगों को, या टेक्निकल जो भी लोग हैं, कि इंडस्ट्री और एजुकेशन को साथ मिला के चलें। तो उसमें एजुकेशन का भी फ़ायदा होगा, इंडस्ट्री का भी फ़ायदा होगा, नंबर 1। देखिए मैं मिसाल दूँ आपको, आप जितनी मेडिकल की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके पास क्या है, यूनिवर्सिटी भी है, डॉक्टर है नहीं यूनिवर्सिटी साथ है, हॉस्पिटल के साथ यूनिवर्सिटी है। हाँ, तो लाइव वो जो लाइव मरीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं ना। लेकिन हमारा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी क्या नाम है फैक्ट्री के साथ एक खोलो, लेकिन कहने का मतलब ये कि इंडस्ट्री को फ़रोग देने के लिए आपको यूनिवर्सिटी की जो कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट की मोनोपोली ख़त्म करनी पड़ेगी। सिर्फ पर्पज़ पैसे नहीं कमाना, पर्पज़ ये है कि लोगों को स्किलफुल बनाएं, ताकि वो लोगों को बजाय इसके कि वो अच्छी अच्छी जगहों पे जाके बैठे, टैलेंट अपना यूटिलाइज़ करें। टैलेंट बहुत हैं, लेकिन मसला ये है कि उनको कोई बताने वाला नहीं है। मैं नाम नहीं लेता, मैं एक इदारे में गया, गवर्नमेंट का इदारा है सिंध के अंदर, तो मैं उनके डायरेक्टर साहब से जाके मिला, आज से कोई 1.5 साल 2 साल पहले की बात है। सही। मैंने उनको जाके बहुत सारे कोर्सेज की आउटलाइन दी, मैंने बोला हम ये कराना चाहते हैं, आप हमें इस पर सपोर्ट करें। ठीक है। उसने बोला भाई हमारे पास टीचर नहीं है पढ़ाने वाला। मैंने बोला सर हम बनाएंगे, हम पढ़ाएंगे उसको, हम टीचर को ट्रेन करेंगे, आप बताएं। उसने बोला भाई ऐसा करो, ये जो आपके पास जितना मटेरियल है हमें दे के चले जाओ, हम खुद कर लेंगे, हम खुद देख लेंगे किस तरह करना है। टीचर ही नहीं है तो कैसे करेंगे? मतलब आप देखें ना यार, मैं नाम नहीं ले रहा उस इदारे का, लेकिन बहुत बड़ा इदारा है जो चीज़ों को मैनेज करता है, चला रहा है। देखिए 2 चीज़ें होनी चाहिए, या तो वो रेगुलेटरी बॉडी हो, उसके अंदर टेक्निकल इंस्टीट्यूट ना हो, वो सिर्फ रेगुलेटरी बॉडी हो, वो रेगुलाइज करे सब चीज़ों को, प्लानिंग करे। अब वो रेगुलेटरी बॉडी भी है, उसके अंदर इंस्टीट्यूट भी, इदारा भी है, तो वो मैं अपनी चीज़ को पहले फ़रोग दूंगा, या मैं आपको बोलूँगा भाई आप भी इंस्टीट्यूट खोल लें, कंपटीशन पा जाए। भाई आपके पास है कुछ इसका सोल्यूशन? या सोल्यूशन ये है कि अभी हमने कोर्स डिज़ाइन कर लिया है, बल्कि हम स्टार्ट भी करने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट हमारे पास जगह भी है, और कराची के अंदर हमारे पास 2 लोकेशन है हमारे पास, एक तो हसन स्क्वायर है और दूसरा हाईवे के करीब है। वो हमने हसन स्क्वायर इसलिए रखी है कि वो मिड में हो जाएगा, तो आगे पीछे से हर जगह से लोग आ सकते हैं इजीली। कौन कोर्स कर सकता है? मैं कर सकता हूँ उसमें ये कि हमने ये रखा है कोर्स आउटलाइन के, मतलब जो भी बच्चा मिनिमम एजुकेशन मैट्रिक हो, अच्छा मैट्रिक हो, ताकि उसको बेसिक चीज़ें पता हों। तो उसके अंदर हम सोलर इंडस्ट्रीज़ को भी हम पढ़ाएंगे, और आईटी नेटवर्क के भी हमारे कुछ कोर्सेज़ हैं। अच्छा। और उसके अंदर हम वो भी सारे, मतलब ऐसा नहीं है कि थ्योरी पढ़ाई और घर चले जाए, प्रैक्टिकल। और दूसरी हम ये भी कोशिश करेंगे, जो लोग हमारे पास आ रहे हैं उनको हम जॉब ओरिएंटेड पढ़ाएं, ताकि जॉब मिल जाए। जाके जब वो देखें, सबसे बड़ा मसला है कि जब आप इंटरव्यू में जाते हो ना, तो आपको नॉलेज होगी, स्किलफुल आप होंगे और अपना काम कर सकता है। हाँ अपना काम भी, श्योर वो अपना काम भी कर सकता है। और हाईवे पे इसलिए देखिए क्योंकि अभी आबादी हमारी मतलब आगे की तरफ जा रही है, तो वहाँ से यहाँ पर इस तरफ आना मसला है, तो वो कुछ लोग वहाँ के जो करीब के हैं वो वहाँ पर जो है ना। चले सही है, तो मैं इनके कोर्स की डिटेल जो है ना वो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो जिनको जो इंटरेस्टेड है और जो चाहते हैं कि कुछ कर लें, तो वो ज़रूर उस पर जाएं और चेक करें।
इनके कोर्सेस। बाकी ये है कि अभी तो इतना ही है, डॉलर के रेट स्टेबल हो ही जाएंगे इंशाल्लाह। तो फिर अगले टॉपिक पे मिलेंगे। चलें, अल्लाह हाफ़िज़।